नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हां, ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है और इस कसते शिकंजे की वजह से मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी इसमें शामिल है, उनके करीबियों का नाम भी इसमें शामिल किया गया है, जिसकी वजह से अब परेशानी और पेशानी पर बल दोनों ही चीजें पूर्व मुख्यमंत्री के साथ दिखती नजर आ रही हैं। आज इसी मसले पर बात करेंगे। हरियाणा में प्लॉट आवंटन का जो मसला है, बहुत बड़ा मसला है। कांग्रेस के कार्यकाल का यह मसला, और इस मसले पर ईडी की जांच आगे बढ़ती चली जा रही है। उसकी एक नजीर देखने को मिली कि किस तरीके से इस पूरे मामले में कई बड़े नाम अब सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है, लेकिन उनकी पार्टी के दिग्गज पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर मुश्किल में है, और उनकी मुश्किल का नाम है पंचकुला लैंड स्कैम। जी हां, पंचकुला लैंड स्कैम में प्रवर्तन निदेशालय ने भूपेंद्र हुड्डा समेत 22 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र यानी चार्जशीट दायर कर दी है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में 4 पूर्व आईएएस अधिकारियों को भी शामिल किया है। ईडी ने 22 आरोपियों के खिलाफ पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लांट अलॉटमेंट स्कैम में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत शिकायत दर्ज की है। अब अगर बात करें कि चार्जशीट में आखिर है कौन कौन, तो सबसे पहला नाम पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का है। हुड्डा के अलावा 21 आरोपियों का नाम शामिल है। चार्जशीट में 4 पूर्व आईएएस अधिकारियों का नाम शामिल है। हरपाल सिंह नागल तत्कालीन मुख्य प्रशासक हुडा, सुरजीत सिंह तत्कालीन प्रशासक हुडा का नाम, सुभाष चंद्र कंसल हुडा के तत्कालीन मुख्य वित्त नियंत्रक, नरेंद्र सिंह सोलंकी हुडा के फरीदाबाद के तत्कालीन जोनल प्रशासक। अब अगर ये बात करें कि आखिर पूरा मामला ये है क्या, तो 14 औद्योगिक प्लांट से जुड़ा ये मामला है। 30.34 करोड़ रुपए की कीमत के प्लांट्स थे। 2013 में गलत तरीके से आवंटित करने का आरोप, पूर्व सीएम हुड्डा के करीबियों को आवंटित करने का आरोप। 2015 में ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की। 2016 में इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। सीबीआई ने 120 बी, 201, 204, 409, 420, 467, 468, 471 धाराओं के तहत केस दर्ज किया। जांच में पता चला प्लांट आवंटन के लिए कम रखा गया था सर्कल रेट। निर्धारित मूल्यों को सर्कल रेट से 4-5 गुना और बाजार से 7-8 गुना कम रखा गया। आवेदन की लास्ट डेट के 18 दिन बाद आवंटन का पैमाना बदल दिया गया। योग्य आवेदकों को आवंटन से इनकार कर चहेतों को प्लांट आवंटित किए गए। ईडी ने अगस्त 2009 में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के मुताबिक 14 औद्योगिक प्लांटों को संलग्न किया और फरवरी 2020 में पीएमएलए एडजुडिकेटिंग प्राधिकरण की तरफ से कुर्की की पुष्टि की गई, और अब मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। ऐसे में पूर्व सीएम हुड्डा की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती हैं। पंचकुला से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। जी हाँ, तो कई नाम ऐसे हैं जिसको लेकर के इस जो चार्जशीट दायर की गई है ईडी की तरफ से, जो 22 नाम है, जरा उन 22 नाम में से कई प्रमुख नाम हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कौन कौन से ये 22 नाम हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम इस चार्जशीट में शामिल है। भूपेंद्र हुड्डा के अलावा 21 और आरोपी हैं, यानी कुल मिलाकर 22 आरोपी हैं। चार्जशीट में 4 पूर्व आईएएस अधिकारियों का नाम भी शामिल है। जो उस समय हुड्डा के मुख्य प्रशासक हुआ करते थे, धर्मपाल सिंह नांगल उनका नाम है। हुड्डा के उस समय के प्रशासक सुरजीत सिंह का नाम चार्जशीट में शामिल किया गया है। सुभाष चंद्र कंसल हुड्डा के उस वक्त के मुख्य वित्त नियंत्रक थे, इनका नाम शामिल है। हुड्डा के फरीदाबाद के उस समय के जोनल प्रशासक नरेंद्र सिंह सोलंकी का नाम इस चार्जशीट में शामिल है। हुड्डा के करीबी संजीव भारद्वाज के बेटे सिद्धार्थ भारद्वाज का नाम भी इसमें शामिल है।
पूरा मामला बता दें आपको, 14 औद्योगिक प्लॉट से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है। 30 करोड़ 34 लाख रुपए इन प्लॉट्स की कीमत थी। 2013 में गलत तरीके से आवंटित करने का आरोप है। 2013 में कांग्रेस का कार्यकाल था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों को आवंटित किया गया यह प्लॉट। 2015 में ईडी ने इसकी जांच शुरू की थी। बीजेपी की सरकार आने के बाद 2016 में सीबीआई को यह पूरा मामला ट्रांसफर किया गया था और सीबीआई ने 220, 120, 201, 204 और कई धाराओं के तहत केस इस पूरे मामले में दर्ज किया। जांच में पता चला कि प्लॉट्स आवंटन के लिए सर्कल रेट जो है उसको कम रखा गया था। निर्धारित मूल्यों को सर्कल रेट से 4 से 5 गुना और बाजार से 7 से 8 गुना रखा गया था। आवेदन की लास्ट डेट के 18 दिन बाद आवंटन का जो पूरा का पूरा पैमाना था वो पैमाना बदल गया था। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। इन 3 खास मेहमानों से आपको रूबरू करा दें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। महिमा जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हुई हैं। महिमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदना पोपली जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ी हुई, वंदना जी आपका स्वागत। और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए। रजत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महिमा जी क्या कहेंगी जी, बुरे फंस रहे हैं हुड्डा साहब? नहीं, क्यों बुरे फंस रहे हैं साकेत जी? ये लोकतंत्र है जी यहाँ पर। ऐसा है कि एलिगेशन लग सकते हैं, कोई भी एक्यूज किया जा सकता है। और कांग्रेस तो लोकतंत्र का पालन करने वाली सरकार है। केंद्र में हमारी सरकार होते हुए ही जब स्कैम्स हुए और बाद में उनमें से क्लीन चिट लेकर निकले भी हमारे नेता, तो उस समय पर भी ट्रायल फेस किया था। लेकिन आज जो सरकार है, मौजूदा सरकार, ये हमारे दो द्वारा चलाई जा रही, जैसा माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है, हमारे दो द्वारा चलाई जा रही माई वे और हाईवे की सरकार है। ये वो सरकार है जिन्होंने, जब इनके जो मौजूदा गृह मंत्री हैं उन पर जो मुकदमा सुनवाई जिसकी कर रहे थे जस्टिस लोया, उनके मर्डर के पीछे क्या साजिश है सबको मालूम है। ये वो सरकार है जो या तो रास्ते से हटा देती है लोगों को और या उन्हें झुकने पर मजबूर करती है। हमारे नेता झुकने पर मजबूर नहीं। महिमा सिंह जी, आप एक पेशे से वकील भी हैं और हम लोगों ने सुना था कि काउंटर अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आप वही कर रही हैं महिमा जी इस वक्त कि अगर हुड्डा जी पर सवाल है तो आप काउंटर अटैक पर जा रही हैं और काउंटर अटैक पर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं का, मंत्रियों का नाम लेकर के आप एक काउंटर अटैक कर रही हैं। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि जिस तरीके के अनियमितताएं बरती गई जो चार्जशीट ये बताती है, क्या आपको नहीं लगता एक पेशे से वकील होने के नाते कि चार्जशीट जब दायर हो जाती है उसके बाद हालांकि मुकदमा होगा, पूरी ज़िरा भी होगी और जो भी चीजें हैं, मुश्किलें बढ़ेंगी? मैंने पहला जवाब, साकेत जी, आपका सवाल ये था कि मुश्किलें बढ़ेंगी क्या हुड्डा साहब की, तो मैंने पहला जवाब आपको यही दिया कि लोकतंत्र का पालन करने वाली सरकार है, लोकतंत्र के साथ चलने, लोकतंत्र का पालन करने वाली पार्टी है हम, क्षमा चाहती हूँ, लोकतंत्र का पालन करने वाली पार्टी हैं हम। हमारे नेता लोकतंत्र का, हमारे संविधान का पूरा मान सम्मान करते हैं और उसके दायरे में, उसके कायदे से जो कुछ भी करना अनिवार्य होगा उसकी पूरी पालना हमारे नेता करेंगे। आप ये देखिए कि एफआईआर कब दायर हुई थी साकेत सुमन जी? एफआईआर दायर हुई थी 2015 में, और कौन सा साल चल रहा है? चार्जशीट के लिए कानून के हिसाब से कितने दिन होते हैं? तो ये देखिए कि इन 5 साल में क्या कर रही थी ये सरकार? कोई किसी प्रकार की सेटलमेंट करने की कोशिश कर रही थी क्या? हमारे नेताओं के साथ किसी तरह के समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी क्या ये सरकार? चार्जशीट नहीं दायर कर रही थी और अब क्योंकि हो नहीं पाया तो चार्जशीट दायर कर दी। ये इनका आखिरी रास्ता जरा इसी का जवाब ले लेते हैं वंदना पोपली जी। वंदना पोपली जी, आखिर ऐसे क्या वजह हो गई जो जिक्र महिमा जी कर रही हैं कि 5 साल लग गए चार्जशीट तक पहुंचते? महिमा जी लोकतंत्र में विश्वास की बात कर रही है, प्रश्न से लगा। आप ये कह रहे थे कि हमारे नेताओं से सेटलमेंट करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि आपके नेता ओपन है सेटलमेंट के लिए। ये मुझे आज ही पता चला, इससे पहले मुझे मालूम नहीं था। और जहां तक आप बात कर रहे हैं आपकी पार्टी की, तो भ्रष्टाचार में आकंठ तक जो आपकी पार्टी डूबी रही है उसका सही चेहरा आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह का काम किया करते हुए। आप बात करते हैं हम दो हमारे दो की, अरे ये नारा आपकी ही सरकार के द्वारा दिया गया था, शायद आप भूल गए, और उसके अंदर क्या क्या किया गया था शायद उसको भी याद नहीं होगा। लेकिन एक चीज और मैं बता देती हूँ, ये जो हुड्डा जी और जीजा जी की कॉम्बो आपने चलाई थी ना,
जिस तरह से आपने पूरे देश को प्रदेश को लूटने का काम किया था, वो सही चेहरा सामने आ रहा है। अब तक जो करनी थी ना, उसका फल भुगतने के लिए तैयार रहिए। नहीं समय नहीं, आ गया वरना है। बोपली जी, जो किया था, सवाल तो ये था जी। सवाल तो ये था कि 5 साल लग गए क्या चार्जशीट तक पहुंचते पहुंचते, ये महिमा जी पूछ रही हैं। छोटा जी, सा मुझे बिंदु मुझे है लगता यहाँ है पर। कि आपको मालूम होगा कि हर एक केसेस में बार बार सुनवाई चल रही थी और हर एक संस्था का अपना समय होता है, वो भाजपा अपने की जो हिसाब से समय यहाँ पर लेकर जो बैठी है, हुई खुद हैं, मुझे लगता है बेहतर आप समझते हैं। मैं जवाब दे देती हूँ महिमा जी, बेहतर आप समझते हैं, आप एक लॉयर हैं, तो इस चीज को हमारा जो कानून व्यवस्था है वो कोशिश करते हैं कि 100 अगर जो कसूरवार हैं वो बच जाए, कोई बात नहीं, एक बेकसूर नहीं फंसना चाहिए, तो इसलिए देरी जरूर हो सकती है, लेकिन देर है अंधेर नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत वन्ना जल्दी जी, जेल वन्ना की जी, सलाखों एक के चीज और मैं पीछे आपसे भी जानना दिखाई चाहता देंगे। हूँ। जब 2014 में आप लोग चुनाव से पहले प्रचार में थे, तब आप लोग ये कहते थे कि सत्ता में अगर आए तो जीजाजी 6 महीने में जेल में होंगे। जी, हमारी तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी है वो जेल में होना चाहिए, और हम उसके बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले जीजा जी का नाम मैंने ही लिया, हुड्डा जी और जीजा जी का कॉम्बो ये चलाते थे, और उन जीजा जी के हाथ में इन्होंने पूरे प्रदेश की अस्मिता को रख दिया। किस तरह से 24 घंटे के लिए रजिस्ट्री खोली लेकिन जाती थी और 2007 जीजा जी के नाम की 2014 रजिस्ट्री से, होकर, वन्ना जी, मैं बताती हूँ आपको, 2014 से आप एक चीज सत्ता और में मैं हैं, बताना 2014 चाहूंगी। से सत्ता में हैं, अभी तक क्या कर लिया आप लोगों ने? आपके सामने है, लगातार जो है वो पूछताछ चलती रही है, और आज चार्जशीट भी दायर हो गई है, हम ही सत्ता में हैं और कोई सत्ता में नहीं है। आपके सामने देखेंगे कि बहुत जल्दी जो रिजल्ट है वो भी सामने आएगा। ठीक एक है। चीज और है, ये तो सारी जो चीजें जो सामने आ रही हैं, बहुत सारी हिडन चीजें भी थी जो की गई थी, पूरे के पूरे जो मैं कहती हूँ कि प्रदेश की अस्मिता को इन्होंने ताक पर रख दिया था। किस तरह से जो जमीन है औने पौने दाम पर खरीदी जाती थी, फिर सरकारी योजनाओं को उसी के नाम पर नीलाम कर दिया जाता था, वहां पर सरकारी योजनाएं लाकर जो पैसे हैं उसके बढ़ाकर हायर रेट पर उसका एक्वायर किया जाता था। तो ये तो चीजें हिडन भी थी जिस पर भी हमारा ध्यान है, और ये तो बिल्कुल सीधा खेल था। वो कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। आप नाम देखिए किस किस को दिया गया, सारे अपने, कोई ओएसडी है, कोई मंत्री है, करण दलाल के रिश्तेदार हैं, इन सबको ये जाकर जो प्लॉट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो घर के अंदर ही सब कुछ दिखता है। अब हम दो हमारे तो कहते हैं यहाँ तो बहुत ही, हम ठीक दो है। सभी हमारे जो है एक उनको बार आगे बढ़ाने की बात करते हैं। रजत जी के पास चलते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले जो ये 22 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी बीआर बेरी की पुत्रवधू श्रीमती मोना बेरी, पूर्व मुख्यमंत्री के सचिव सिंह राम का बेटा प्रदीप कुमार, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री करीबी संजीव भारद्वाज के बेटे सिद्धार्थ भारद्वाज, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. संधू के पारिवारिक सदस्य, कई ऐसे लोगों के नाम इसमें अब सामने आए हैं, 22 लोगों के। रजत पंडिता जी क्या कहेंगे? साकेत जी, देखिए, एक बात तो भाजपा के प्रवक्ता से आपने 2014 से 16 अगस्त 2014 को हमने हरियाणा के गवर्नर को 300 पेजेस की चार्जशीट हमने पूरे विद एविडेंस हमने सबमिट कराई थी। तो और खुद अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोल दिया कि अभी क्या सेटिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अभी तक क्यों आपने इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो कोई सेटिंग चल रही थी आपस में। ये बिल्कुल अभी आपके सामने जाहिर नहीं हो जाती है बात कि अगर 2014 से हमने एविडेंस चार्जशीट दी गई, और आप तो सिर्फ अभी पंचकुला वाला जो है वो उठा रहे हैं आप तो जी। अभी मैं आपको बताता हूँ, उसमें IMT मानेसर वाला भी है उस चार्जशीट के अंदर। उसके अंदर सोनीपत का भी एक लैंड स्कैम जो हुआ था उसके बारे में भी हमने मेंशन किया है। उसके अंदर हमने अम्बाड़ा का भी एक मेंशन किया हुआ है। पूरी 300 पेजेस की पूरी वो है। उसके अंदर हमने जो रिलायंस इंडस्ट्री है, जो इन्होंने मिलकर रिलायंस इंडस्ट्री को जो SEZ के अंदर झज्जर और गुड़गांव में दी थी, वो भी है उसके अंदर। उसके बाद किंगडम ऑफ ड्रीम्स है, ये जानते होंगे मैम, अपना गुड़गांव 29 के अंदर बड़ा फेमस है। उसके भी जो सारा का सारा जो उसमें खपलेबाजी हुई थी वो भी उसके अंदर सारा मेंशन्ड है। उसके बाद वजीराबाद में DLF की एक लैंड थी, वो जो चल रही थी, उसका भी एक मेंशन किया हुआ है। उसके बाद स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का स्कैंडल है, वो भी उसमें मेंशन्ड है। उसके बाद राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है,
जो लैंड स्कैम उलावास है गुड़गांव के अंदर, वहां पे वो भी किया था इन्होंने। और उसके बाद रोहतक का भी एक लैंड स्कैम हुआ है, उसके बारे में भी हमने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमने कुरुक्षेत्रा का है, और ऐसी एक पंचकुला का जो इसमें अभी आया है, और उसके बाद यहाँ पे 2-3 और लैंड स्कैम्स है। उसके पूरा फिर ज्यादा आपका टाइम खराब हो जाएगा पूरी डिटेल बताने के अंदर। ये 300 पेजेस की एक चार्जशीट है जो हमने सबमिट कराई थी गवर्नर को हरियाणा के। भाजपा की सरकार अभी तक कर क्या रही थी? अभी ये देखिए, ये बार बार ये कहते हैं कि हम सरकार गिरा देंगे। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के होते हुए तो डरने की जरूरत ही नहीं है। ये दिखा देते हैं उनको, ये चार्जशीट की, ये चार्जशीट है उनके खिलाफ, ये उनको दिखा देते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना तो अपना ध्यान आकर्षक प्रस्ताव के अंदर, ना तो ये किसानों का मुद्दा उठाते हैं, ना वो विधानसभा में कुछ बोलते हैं, अरे ना वो किसानों के साथ खड़े होते हैं। बयान देने से कुछ नहीं होता। उनकी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। मैं तो ये हैरान हूं साकेत जी कि अभी तक ये भाजपा वाले सोए क्यों हुए थे इसके ऊपर। अभी तक इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप एक को उठा रहे हैं, इसके अंदर तो आप बिंदु और बिंदु उठाएंगे अगर। ये तो लैंड के, मैंने अगर आपको बताने लग जाऊं तो कम से कम 30 घोटाले हैं। और आप ये अभी दामाद जी की बात कर रहे थे, पूरा का पूरा गुड़गांव के आसपास का जो एजुकेशन बिजनेस है, जो एजुकेशन सेक्टर है, वो तो हुड्डा साहब के खुद के दामाद ने कैप्चर किया हुआ है। पूरा का पूरा गुड़गांव के आसपास जो सीएलयू है वो तो खुद हुड्डा साहब के दामाद उसमें। जरा जवाब ले लेते हैं महिमा जी से। तो तक जाहिर बात है, लेकिन ये चुप क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आता। महिमा जी आप पहले बताइए, उसके बाद वंदना जी के पास आता हूँ। देखिए, अभी जो इनेलो के प्रतिनिधि हैं उन्होंने बड़ी सटीक बात कही है कि किसानों के मुद्दे के ऊपर ऐसा उनका मानना है कि हुड्डा साहब चुप बैठे हुए थे या जो कुछ भी है। लेकिन अभी देखिए, हाल ही में पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में जिस तरह की सभाएं हुड्डा साहब ने की हैं, लगातार ही करते आ रहे हैं। विधानसभा में भी पहले उन्होंने ही प्राइवेट मेंबर्स बिल अपना प्रस्तावित किया था, और अभी पिछले हफ्ते जो उन्होंने जिस तरह से किसानों को उजागर करने के लिए और उनके साथ जो आवाज दमदार तरीके से उठाई, अब भाजपा की रूह कांप गई। रजत जी कह रहे हैं कि वो चार्जशीट की पूरी दिखा देते हैं कि देखिए इतने मामले हैं और इस पूरे मामले खुल जाएंगे, और भूपेंद्र हुड्डा चुप हो जाते हैं। बस ये देखिए, ऐसा है साकेत जी, हम सभी मनुष्य हैं, गलतियां हम सभी से होती हैं। कोई यदि किसी से गलती हुई है, किसी से कोई कानून की अवमानना हुई है, तो हम सभी इस देश के नागरिक हैं। मैं भी हूं, आप भी हैं। कल को यदि मुझसे भी कोई अपराध हो, अपराध गलती का ही एक अगला लेवल है, तो यदि मुझसे कोई अपराध हो तो उसके लिए सजा काटने के लिए मेरा ट्रायल होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का जो कोई अपराध करता है एक लोकतंत्र के अंदर, उसके ऊपर ट्रायल जरूर होना चाहिए। चार्जशीट 90 दिन में फाइल होनी चाहिए। 90 दिन के 180 दिन हो जाते हैं तो समझ में आता है। ये तो इनकी कानून व्यवस्था का जो लचरपन है, लचर कानून व्यवस्था को बताता है कि ये 5 साल के अंदर चार्जशीट तैयार नहीं कर पाए थे। क्योंकि देखिए, ऐसा है, अगर अपराध का एलिगेशन लगा है किसी के ऊपर तो जल्द अज जल्द कार्रवाई हो जाना चाहिए, बिकॉज इट इज पब्लिक टाइम। आप पब्लिक का समय उसमें लगाते हैं, पब्लिक का समय आप खराब कर दिया आपने 5 साल, और 5 साल के बाद अब आप नेताजी को, हमारे जो हैं उनको लेकर आए हैं चार्जशीट के अंदर। उम्र भी उनकी बढ़ती चली जा रही है, अब वो वरिष्ठ नागरिक होने की तरफ बढ़ चुके हैं। अलग तरह के रिलीफ मिलेंगे अब उन्हें यदि वो उस पर सब्जेक्ट होते हैं तो आप ये देखिए कि ये इनकी लचर कानून व्यवस्था है। जो जमीन इनेलो के मुख्यमंत्री होते हुए चौटाला जी ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, साकेत जी, ये बड़ा अहम बिंदु है यहाँ पर, और ये इस सरकार की प्रतिनिधि से आप जवाब लीजिएगा इस कार्यक्रम पर। 2001 में चौटाला जी ने, यानी कि हरियाणा सरकार ने, उस समय पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 12-12 हजार रुपए में सब्सिडाइज्ड रेट्स पर जमीनें आवंटित की थी, जिसमें सेक्टर 20 पंचकूला के अंदर भी एक जमीन है। और आज की तारीख में 2016 में एक आईएएस ऑफिसर ने ऑर्डर निकाला जिसने एनहांसमेंट मांगा उन जमीनों के ऊपर। ये केस मेरे पास है और मैं आपको इसलिए इस केस से अवगत करा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस आज जारी है, हाई कोर्ट उस पर रिलीज दे चुका है। ये सरकार आज कई गुना बढ़ा करके एनहांसमेंट के नाम पर लूट खसोट कर रही है गरीबों से, और बात कर रही है ये पिछले सरकारों की, बात कर रही है हमारे नेताओं की। हमारे नेता ट्रायल फेस करने के लिए तैयार हैं और बरी होकर बाहर आएंगे। वंदना जी, देखिए, महिमा जी जिस तरह से बात कर रही थी, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा अच्छे से बताया कि हुड्डा साहब की एज हो रही है, उनका जो ये ट्रायल है ये सब कुछ पहले हो जाना चाहिए। मुझे लगा कहीं ना कहीं अंदर से इनकी भी इच्छा है कि काम जल्दी से हो जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों
शैलजा जी से ज्यादा नजदीकियां हैं या क्या कारण है वो तो बेहतर यही बता पाएंगी। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि 2016 में एफआईआर लॉन्च हुई। नहीं, मैंने कहा मैं भी मेरे ऊपर और किसी के ऊपर भी हो, ट्रायल जल्दी हो जाना चाहिए। सुन लीजिए रजत मैंने ये कहा। पंजेटा जी आप भी सुन लीजिए। मेरे को आपकी बात नहीं सुनाई दी। महिमा जी दोबारा बोलिएगा बाद में। तो रजत पंजेटा जी आप भी सुन लीजिए। आप 2014 की बात कर रहे थे, 2014 में हमने ये दे दिया था, वो दे दिया था। तो आपको बताऊं कि 2016 में एफआईआर लॉन्च हुई थी और उसमें जिन धाराओं के तहत केस दायर किया गया था, उसके बाद जो काम है वो ईडी का है और ईडी ने चार्जशीट आज दायर की है और जो भी होगा रिजल्ट वो भी आपके सामने ही आएगा। मानती हूँ कि महिमा जी को थोड़ी जल्दी हो रही है, समझ आ रहा है इस चीज को, लेकिन जो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं जेल के पीछे जरूर जाएंगे। इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये जो जीजा जी और हुड्डा जी की जो सरकार बनी थी ना, आपके लिए तो एक ही जो है जिसको आपने राष्ट्रीय जीजा जी बना दिए थे, तो बेचारे कांग्रेस के जीजा जी और राष्ट्रीय जीजा जी बना दिए आपने, तो वो जरूर वो भी जेल के अंदर जाएंगे और हुड्डा जी भी बहुत जल्दी जेल के अंदर जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने पूरे प्रदेश की अस्मिता को ताज परत दिया। वरना बोपली जी, ये तो आप लोग 2014 से कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जेल जाएंगे, बहुत जल्दी जेल जाएंगे। अब 2024 आने वाला है, 2024 के बाद आपको पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप तब तक यही कहते रहेंगे, उसके बाद जब 2024 के इलेक्शन के लिए जा रहे होंगे तब भी आप ये कह रहे होंगे कि बहुत जल्दी जेल भेज देंगे, बहुत जल्दी जेल भेज देंगे। नहीं, 2024 के बाद मौका उसी को मिलेगा जो जनता के साथ है और जनता के साथ हम है। किसान पिछले 2 बाई इलेक्शन में देखा हमने, लेकिन एक चीज पिछले 2 बाई इलेक्शन में हरियाणा में देख लिया हमने कि किसके साथ है जनता। कोई बात नहीं, एक बाई इलेक्शन से आप इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते और खासकर वो हमारी सीट नहीं थी, वो कांग्रेस की सीट थी और जिस तरह से हम तुम्हारे तुम मेरे करके जीती गई वो पूरे प्रदेश ने देखा। ठीक है, रजत पंजेटा जी, रजत जी आपका रिएक्शन। देखिए साकेत जी, मेरे को ये थोड़ी रीजनिंग मैम की थोड़ी ठीक नहीं लगी। जो इन्होंने कहा कि उनकी एज हो रही है, वो सीनियर सिटीजन बनने को जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, पूरा का पूरा जिस व्यक्ति ने षड्यंत्र रच के और अपना पावर का मिसयूज करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, जो 76-80% हैंडीकैप है, उनको उन्होंने ना उनकी एज का तब लिहाज किया ना कुछ और किया। तो ये एज वाला फैक्टर तो मुझे लगता नहीं कि उनको कोई जितने उन्होंने कांड कर रखे हैं, जितने उन्होंने घपले कर रखे हैं, कि उनको कोई इसके ऊपर कोई इस चीज के लिए उनको कोई सिंपैथी होनी चाहिए। और जहां तक ओम प्रकाश चौटाला जी की बात है, तो करप्शन का 1 रुपए का उनके ऊपर पूरे के पूरे केस में एक एलिगेशन नहीं है कि 1 रुपए की उन्होंने किसी से कोई पैसा लिया हो। हाँ, उन्होंने 3206 बच्चों को जो सरकारी नौकरी जरूर दी, उनके घरों में चूल्हा जरूर जलाया, और वो सारा का सारा पूरा का पूरा एक षड्यंत्र के तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको षड्यंत्र के जरिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल कराई। आज ये जो उन्होंने किया है, उनको आप सिर्फ अभी एक उठा रहे हो। मैंने आपको कम से कम 15-20 बता दी इसके अंदर, और अगर आपको मैं पूरी चार्जशीट दे दूंगा तो आप कहेंगे कि ये सरकार अभी तक सोई क्यों नहीं हुई थी, अभी तक तो इसके ऊपर एक्शन कब का हो जाना चाहिए था। अरे आप अभी तक ये 6 साल लग गए आपको सिर्फ यहां तक पहुंचने में, और वो भी एक आपने उठाया है। आप सिर्फ पंचकुला का लैंड स्कैम उठा रहे हो। अरे पूरा का पूरा मानेसर ले लीजिए, गुड़गांवा ले लीजिए, पूरी जीटी रोड में कोई छोड़ा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई चीज? अगर एक एक बिंदुवार करने लग जाएंगे तो आप तो ये कम से कम 50 साल लगा दोगे इस तरीके से काम करने में। जो काम हो जाना चाहिए था अब तक, मुझे ये नहीं समझ में आता, इतना वक्त आपने लगा दिया सिर्फ आप बाकियों के बारे में क्यों बात नहीं करते? जी, मतलब इतना टाइम आप मुझे इतना बता दीजिए, इतना साकेत जी, इतना टाइम क्या सबूत मिटाने को दिया, या सेटिंग, जैसे मैडम ने कहा कि सेटिंग हो रही थी, या सेटिंग करी इन्होंने? हो सकता है कोई ना कोई सेटिंग की हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुप रहते हैं? क्यों? अगर ये जनता को बोलने के लिए सरकार गिरा देंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी सरकार नहीं गिराएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के होते हुए भाजपा सरकार गिर ही नहीं सकती। ठीक है, महिमा जी का काउंटर लेते हैं। महिमा जी का काउंटर। साकेत जी, 2 बातें जो देखिए गलत फहमी किस तरह से होती है। मैंने जो आपने बात कही पंचकूला वाली, मैंने तो ये बताया कि चौटाला जी ने, उनकी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने उस समय पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को वो अलॉट किया था। मौजूदा सरकार ने, भाजपा सरकार ने, मैं बताना ये चाह रही थी कि मौजूदा सरकार ने उनके ऊपर एनहांसमेंट लगा करके गरीबों के ऊपर लूट खसोट का काम किया है। उसमें
मैं हुड्डा साहब की बात नहीं कर रही। और दूसरी बात ये कि बार बार जो बात उठी है, दोनों प्रतिनिधियों ने जो बात कही है, समझने वाली बात ये है, मैं शुरू से ये कह रही हूं कि हम अपने आप को कानून के नीचे मानते हैं। मौजूदा सरकार, उनके गृह मंत्री, उनके प्रधानमंत्री की तरह से हम अपने आप को कानून के ऊपर नहीं मानते। हम ये नहीं मानते कि कानून को हम बाईपास, सरपास कर सकते हैं। तो मैं तो खुद ये कह रही हूं पहले क्षण से इस कार्यक्रम के कि जल्द अज जल्द कार्यवाही होनी चाहिए थी। इस केस में क्यों, किसी भी केस में जो टाइम बाउंडेशन होता है, जो नीतिगत तौर से कार्य होना चाहिए, उसी तरीके से होना चाहिए जिसमें 90 दिन होते हैं चार्जशीट देने के लिए। बिल्कुल, अब चलिए बात धीरे आ धीरे गई ये कि भाजपा के चार्जशीट के प्रतिनिधि बाद बात अब किस कर रही तरीके थी से मेरे मामला आगे नेताओं बढ़ता से है ये देखने वाली बात होगी। नजदीकियों माफी के के। साथ आप सबको रोक रहा हूँ, एक मिनट। चर्चा का वक्त यहाँ पर खत्म हो गया। महिमा जी बहुत बहुत एक्सट्रीमली सॉरी। इसी के साथ हमारी अभी की पेशकश में बस इतना ही, थोड़े से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।